तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे। यह क्लास 9th का बुक है हिस्ट्री का, ठीक है। हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, खास तौर पर विश्व इतिहास को पढ़ रहे थे, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं और आज हम लोग क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है? किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी के बारे में हम लोग अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर क्या कीजिए, पीछे के वीडियो को देखिए। पीछे के वीडियो को देखकर फिर जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको कंटेंट समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि आखिर चल क्या रहा है और कैसे चल रहा है, मतलब सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाई होगी। आइए बिना किसी समय गवाए हुए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि क्या राजनीति जो है, यह जो राजनीति है, यह राजनीति लोगों के पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। आपसे सवाल है, क्या आपके पहनावा को, आपके बोलचाल को, आप जो पुस्तक पढ़ते हैं उसको राजनीति बदल देगी? सन 1789, कब की बात हो रही है? सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। मतलब क्या किया? कानून बनाकर, आपके कानून बना दी। जैसे कानून बनता है कि आप गुटखा नहीं खा सकते, तो इसमें क्या होता है, सरकार सख्ती से पेश आती है, कानून बनाकर पेश आती है। आपके गुटखा के पैकेट पर लिख दिया जाता है कि आप इसको खाइएगा तो मर जाइएगा, लेकिन आप फिर भी खाना चाहते हैं तो खाइए। सरकार क्या है, सरकार ने तो लिख दिया ना कि आप इसको खाइएगा तो मर जाइएगा। ठीक उसी प्रकार कानून बनाकर क्या किया, स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का क्या किया, कोशिश किया, प्रयास किया। बास्तील के विध्वंस के बाद जब बास्तील का किला टूट गया तो सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह क्या था? सेंसरशिप की समाप्ति। ठीक कह रहा है कि जब बास्तील का किला को तोड़ दिया था, जो क्या था, निरंकुशता का प्रतीक था, तो गर्मी के मौसम में सबसे महत्वपूर्ण कानून पास किया गया। वो महत्वपूर्ण कानून क्या था? सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत, पहले जो राजतंत्र चलता था उसके अंतर्गत क्या था? तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मचित किया जा सकता था। मतलब कह रहा है कि प्राचीन राजतंत्र में क्या होता था, कोई अखबार छपेगा या कोई किताब छपेगा तो उस पर किसका कंट्रोल रहता था? तो वहाँ के राजा का कंट्रोल रहता था। ठीक है, जब ये सेंसरशिप समाप्त होगा तो इस पर राजा का कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, इसी के बारे में बात हो रहा है। क्या कर दिया गया? प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था, परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। जब यह सेंसरशिप लागू हो गया तो इसके बाद क्या हुआ? भाषण एवं आधिकारिक की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया। मतलब आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप छाप सकते हैं, आपको सम्राट कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सेंसरशिप क्या हुआ? समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इसका परिणाम क्या हुआ?
फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई। जैसे ही सबको पता चला कि सेंसरशिप समाप्त हो गया है, जब आप किसी को यह बोलिएगा कि बोलो, तो वो कुछ बोलेगा, कम बोलेगा। जब उसको बोलिएगा कि कुछ भी बोल सकते हो, तो फिर वो ऐसा बोल देगा जिससे आपको दिक्कत हो जाएगा। तो वही बात हुआ। जैसे ही सेंसरशिप समाप्त हुआ तो पेपर, पर्चा, पुस्तक एवं छपी हुई तस्वीरों की क्या आ गई, बाढ़ आ गई। सब कोई छापने लगा होगा, जहाँ से वह तेज़ी से गांव देहात तक जा पहुंची। और यह धीरे धीरे शहर से होते हुए कहाँ तक पहुंच गई, गांव तक पहुंच गई। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। क्या छपता था, तो फ्रांस में जो घटना घटा था और परिवर्तन, पहले मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो था नहीं, तो पहले पर्चा के द्वारा या एक आदमी के द्वारा माध्यम बनाकर किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाता था। तो जब यह सेंसरशिप समाप्त हुआ तो एकदम तूफान आ गया मार्केट में, धड़ाधड़ छपना स्टार्ट हुआ। तो उसमें क्या छपता था, तो फ्रांस में जो घटना घट रहा था और जो परिवर्तन आ रहा था उसके बारे में खबर छप रहा था। और यह बात तेज़ी से कहाँ तक पहुँच गया, गांव तक पहुँच गया। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। ठीक, कोई भी घटना घटा है तो उसका विरोधी विचार भी क्या करना है, आपको व्यक्त करना है। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की क्या की, कोशिश की। मतलब प्रिंट के द्वारा कार्टून बनाकर, जैसे कार्टून बनाकर कोई चीज़ दिखाता है ना, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, तो कार्टून बनाकर दिखाता है ना, हॉर्लिक्स में कितना ताकत है, तो ऐड वगैरह करके दिखाता है। तो उसी तरह का किया गया। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। नाटक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ये जुलूस में क्या हुए, मैक्सिमम लोग जाने लगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिक व दार्शनिक के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठीभर शिक्षितों के लिए ही संभव था। मान लीजिए पेपर आप छाप दिए, तो पेपर में जो सारी चीज़ें लिखी गई है तो उसको कौन समझेगा, तो उसको वही समझेगा जो एजुकेटेड है, जो शिक्षित वर्ग है, वही पे अखबार पढ़ सकता है। लेकिन अगर उसी को नाटक के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए तो जो अनएजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको पुस्तक और अखबार पढ़ने में रुचि नहीं है या वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो भी उस घटनाओं को क्या करेंगे, समझ जाएंगे। और जब किसी चलचित्र के द्वारा आप किसी घटना को देखते हैं तो वह चीज़ें आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। जैसे इस एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, जैसे आपको एक डायलॉग बोला जाता है कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो यह बात जैसे ही आपके सामने जाता है तो आपको क्या नज़र आता है, दो खंबा है, यहाँ पे धर्मेंद्र है, उसको सीकड़ से बांध दिया है, और यहाँ पे हेमा मालिनी क्या कर रही है, डांस करने के लिए। इन पहाड़ों पर कौन है, गब्बर हाथ में बेल्ट लेकर कह रहा है, और उस पर धर्मेंद्र चिल्ला के बोल रहे हैं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। तो ये सारी घटनाएं आपको कैसे याद है, तो आपने उसको फिगर के माध्यम से सुना है। ठीक है, फिगर के माध्यम से सुना है, फिगर के माध्यम से आपने देखा है, तो वो चीज़ें आपको क्या हो गई है, याद हो गई है। जैसे ही दिमाग में आएगा कि बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो आपके माइंड में तुरंत वो सारी चीज़ें रिक्रिएट हो जाएगी। जब आप कोई मूवी देखते हैं तो क्या होता है, आपको सारी चीज़ें याद रह जाती है, किताब की पढ़ी हुई चीज़ें याद नहीं होती। समझ में आया? अब जैसे आपको बोले कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, कौन थे, कैसे हुआ था, तो ये घटना आपने पढ़ा है, आपने चलचित्र के माध्यम से इसको देखा नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका जवाब दे भी पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इसका जवाब नहीं भी दे पाएंगे। लेकिन बसंती वाला सबको याद है, 2.5 किलो का हाथ है, सबको याद है। सन्नी देओल ने
पाकिस्तान में जाकर पंप उखाड़ा था, सबको याद है। पंप उखाड़ा था, सन्नी देओल नहीं दिमाग में आ रहा है, पंप उखड़ते हुए दिमाग में आ रहा है। तो वही बात है। इससे क्या हुआ, लोकप्रिय तरीका था। क्या लोकप्रिय तरीका था? तो नाटक के द्वारा, संगीत के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखिए, देशभक्त करती दाब मशीन, जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया जाता था। पहले एक दाब मशीन आता था, उसमें मोटा आदमी को घुसा दिया था और फिर घुमाया जाता था। इस तरह का पहले जिम हुआ नहीं करता था। ठीक है, सब परेशान है। जो पतला है वो मोटा होना चाहता है, जो मोटा है वो पतला होना चाहता है, जो छोटा है बड़ा होना चाहता है, जो बड़ा है वो थोड़ा और बड़ा होना चाहता है, जो अमीर है थोड़ा और अमीर बनना चाहता है, जो गरीब है वो गरीब ही रह रहा है, मध्यम वर्ग पिसाता चला जा रहा है। क्या कीजिएगा, होता है। चलिए पढ़िए। 1804 की बात है। कह रहा है कि 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी। जब नेपोलियन 1804 में सम्राट बनता है फ्रांस का, तो वह क्या किया, अपने आस पड़ोस के यूरोपीय देश में युद्ध करना स्टार्ट कर दिया। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। मतलब नेपोटिज्म का स्टार्ट हो गया, राजा का बेटा राजा ही बनेगा। जब नेपोलियन किसी देश को जीत जाता था तो क्या करता था, वहाँ के राजा को समाप्त करके अपने किसी रिलेटिव को वहाँ का क्या करते थे, सम्राट घोषित कर देते थे, राजा बना देते थे। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। ठीक है, यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत नेपोलियन क्या था, खुद को मानता था कि हम ही जो हैं वो यूरोप के आधुनिकीकरण का जन्मदाता हैं, अग्रदूत हैं। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली भी चलाई। ठीक है, क्या क्या काम किया नेपोलियन? निजी संपत्ति के लिए, जो मतलब आपका अपना संपत्ति है, कोई दूसरा इस पर हमला न करते, यह ना बोल दे कि ये जो मकान में तुम रह रहे हो ये मेरा है। इसके लिए क्या किया नेपोलियन, कानून बनाया और नाप तोल के लिए दशमलव पद्धति का क्या किया, शुरुआत किया। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था। स्टार्टिंग में क्या लगता था सबको कि नेपोलियन जो है वो क्या है, मुक्तिदाता है, हमको मुक्ति दिलाएगा, और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। नेपोलियन जो काम कर रहा था तो जनता को लगता था कि नेपोलियन हमको क्या करेगा, मुक्ति दिला देगा, और यह क्या करेगा, स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद था। पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आपका कार्य ही आपको सही और आपको गलत ठहराएगा। होता क्या था कि जैसे अभी के नेता क्या हैं, हम ये मुद्दा लाएंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, वो चिल्लाएंगे। जिस बेसिस को लेकर वो आगे बढ़ते हैं उसी बेसिक चीज़ को क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं। ठीक है, जीतने के बाद, अभी तो चुनाव का टाइम है, जीतने के बाद अगर वही लोग जो उनके मैनिफेस्टो में काम है वो काम सही ढंग से कर दे, तो फिर दोबारा अगर वो चुनाव में खड़े होते हैं तो उनको झूठ बोलने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जनता जानती है ना कि आपने यह अमुक बातें बोली थी, आपने यह अमुक काम कर दिया। आपने बोला था कि विक्रमशिला सेतु के समांतर एक पुल बनाएंगे, तो आपने बना के दिखा दिया। तो जब आप दोबारा मैनिफेस्टो लाइएगा तो जनता को विश्वास है कि अमुक आदमी जो है अगर यह बात बोल रहा है तो यह बात होगा ही। क्लियर है, समझ रहे हैं सब चीज़ को? तो नेपोलियन क्या था, स्टार्टिंग में मुक्तिदाता लगता था, यह ऐसा बात बोलता होगा कि हम आपको ये आज़ादी दिलाएंगे, वो आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब नेपोलियन सम्राट बना तो वह अपना कानून लागू करने लगा। इसीलिए लोग को क्या लगने लगा कि वह हमलावर है। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। नेपोलियन की हार कब होती है, 1815 में हार हो जाती है। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले
उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। ठीक है, जब उसका डेथ हो जाता है तो उसके बाद लोगों को पता चला कि आधुनिक कानून को फैलाने वाले उनके क्रांतिकारी उपायों का असर क्या था, उसके बारे में पता चला। क्लियर है यहाँ तक? ये देखिए नेपोलियन यहाँ उड़ रहा है, आल्प्स पार करते नेपोलियन, डेविड द्वारा बनाया गया चित्र। ठीक, अब क्या कह रहा है? स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। क्वेश्चन बनेगा कि फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार। क्लियर है? ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का क्या हुआ? नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों में संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं। मतलब कह रहा है कि ये जो टीपू सुल्तान है और राजा राम मोहन राय हैं, पुनर्जागरण के अग्रदूत जिसको बोलते हैं, पुनर्जागरण का पिता जिनको बोलते हैं, वो लोग क्या हैं? क्या बोला जा रहा है उनके बारे में कि फ्रांस में जो घटना घटी थी उसके क्या थे? क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों का प्रेरणा लिए थे। ठीक, उनसे वो सीख लिए थे, उसको क्या करेंगे? भारत में लागू करने की कोशिश करेंगे। प्रेरणा जब आप किसी से कुछ लीजिएगा तो कोशिश कीजिएगा ना जी। ये सारी बातें हैं। कह रहा है कि राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 में हुई जुलाई क्रांति के बारे में, जुलाई क्रांति कब हुआ है? 1830 में। अब फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ है? 1789 में। ठीक है, बाद हुआ और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे इन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाए। ठीक है, यह राजा राम मोहन राय के बारे में बातें हो रही है। यह किस में छपा है? नोट्स ऑन द बंगाल रेंसो में, जिसके राइटर कौन है? सुशोभन सरकार। क्लियर है? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, फिर ये क्वेश्चन आंसर है, इसको आप कीजिएगा। जब आप चैप्टर पढ़ लिए तो इसको आप कीजिएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूरोप में समाजवाद कैसे फैला और रूसी क्रांति। ठीक, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, लाल वाला को एकदम हिट कर दीजिए दबा के, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि क्या दिक्कत, क्या परेशानी, क्या समस्या का समाधान आपके लिए किया जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।